यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र एतास्तु ना पूज्यन्ते सर्वा तत्र अफला क्रिया। जी हां साथियों, जहां जिस देश में, जिस स्थान में नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं, और जहां नारियों का असम्मान होता है, उनकी पूजा नहीं होती, लोग उनकी कदर नहीं करते, वहां समस्त कार्य असफल हो जाते हैं। हमारे श्रोताओं के जहन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आज कार्यक्रम की शुरुआत में ही ये नारियों की बातें, वुमेन्स की बातें और वुमेन एम्पावरमेंट की बातें, आखिर माजरा क्या है? और खास तौर पर वो लोग जो ये जानते हैं कि 8 मार्च को पूरे विश्व में इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, और भारत में भी गत 8 मार्च 2014 को वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया गया। तो आज वुमेन्स के बारे में बात करने का क्या औचित्य है? भाई श्रोताओं, बात तो बिल्कुल ठीक है। वुमेन्स डे तो 8 मार्च को मनाया जाता है, न केवल भारतवर्ष में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरे विश्व में वुमेन्स डे मनाया जाता है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे के नाम से जिसे हम जानते हैं। लेकिन जो सफलताएं हमारे विश्व की महिलाएं और खास तौर पर भारतवर्ष की महिलाएं अर्जित कर रही हैं, जो उनकी अचीवमेंट्स हैं, जो समाज के प्रति और इस देश के प्रति एक सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन महिलाओं का रहा है, उसके लिए हम केवल एक दिन तो समर्पित नहीं कर सकते ना। इसीलिए इस पूरे सप्ताह को, इस पूरे वीक को सारा विश्व इंटरनेशनल वुमेन्स वीक के रूप में मना रहा है। और इसी मौके का लाभ उठाते हुए आज हमने अपने एक मुलाकात शो में पहली बार एक वुमेन गेस्ट को इनवाइट किया है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त, आपका चिर परिचित होस्ट और इस कार्यक्रम का हमसफर अमित भट्ट। दोस्तों, नारी के सम्मान के विषय में भारतीय संस्कृति और शास्त्रों में बहुत कुछ कहा गया है, जैसा कि मैंने कार्यक्रम के आगाज में आपसे कहा। और महिलाओं की, वुमेन्स की जो इंटरनेशनल लेवल पे या फिर राष्ट्रीय स्तर पर जो अचीवमेंट्स रही हैं, जो उल्लेखनीय योगदान समाज के प्रति रहा है, उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। खास तौर पे जब हम आज के युग में इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, जब हम ये जानते हैं कि महिलाएं भी कंधा से कंधा मिलाकर आज के युग में साथ चल रही हैं पुरुषों के समकक्ष। और दोस्तों, सवाल आज के युग का नहीं है। अगर हम पूर्व में झांके, इतिहास में झांके, 1857 की वो झांसी की रानी याद आती है, जिसने कि किस कर्मठता और जीवटता के साथ अंग्रेजों का डट कर मुकाबला किया था और उन्हें परास्त किया था, मैदान मारा था उन्होंने। आगे आए तो आप कैसे भूल सकते हैं इंदिरा गांधी का नाम, जो कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। और कैसे भूल सकते हैं आप सरोजिनी नायडू का नाम, जो कि स्वतंत्र भारत के किसी भी राज्य की पहली गवर्नर यानी कि पहली महिला राज्यपाल थी। सुचेता कृपलानी, जो कि स्वतंत्र भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। उनके बारे में भी आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, और उस समय के कुछ लोगों ने उन्हें देखा भी होगा। दुर्गा बनर्जी के नाम से भी तो आप वाकिफ होंगे, जो कि भारत की पहली एयर पायलट थी। संतोष यादव भारत की एक मात्र महिला हैं और पहली महिला हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे 2 बार पर्वतारोहण सफलतापूर्वक करने का
एक कहना चाहिए खिताब हासिल किया है, सफलता अर्जित की है। भारत की पहली पर्वतारोही जो कि माउंट एवरेस्ट पे जिन्होंने फतह हासिल की थी, बचेंद्री पाल, उनसे कौन वाकिफ नहीं है। भारत की पहली महिला पुलिस ऑफिसर, आईपीएस अधिकारी कहना चाहिए, किरण बेदी, उनको कौन नहीं जानता। एंड दोस्तों, ग्रेट मदर टेरेसा, who was also an Indian woman to receive the first Nobel Prize for the Peace। दोस्तों, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है और हमारे पास कार्यक्रम का समय सीमित है, इसलिए इस 1 घंटे के सफर में हम अगर जो लिस्ट है अचीवमेंट्स की और उन अचीवमेंट्स की जो कि वुमेन्स ने, जो कि फीमेल अचीवर्स ने हासिल की है, अगर हम उसकी चर्चा करने लगे तो फिर आज का हमारा कार्यक्रम तो उसी लिस्ट के बारे में बातचीत करने में ही निकल जाएगा। भाई, बात चाहे दृष्टिवानों की हो या दृष्टिहीन वुमेन्स की, फीमेल्स की, दृष्टिहीन वुमेन्स भी आज के युग में वही सफलताएं अर्जित कर रही हैं, वही सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन समाज को दे रही हैं जो कि एक दृष्टिवान महिला दे रही है। बहुत से नाम है और आज उसी नाम में एक महत्वपूर्ण महिला, एक महत्वपूर्ण वुमेन कैरेक्टर हमारे साथ है, जिनका नाम है मधु सिंगल। साथियों, Madhu Singhal is a blind woman and she started organization for the people with disabilities in year 1990 by the name of Mitra Jyoti. Mitra Jyoti is an organization at national level working for the people with disabilities and for the welfare of the people with disabilities, including people with vision impairment. Madam Madhu Singhal is the founder member of Mitra Jyoti and as well as the managing trustee of this organization. Madhu Singhal was honored with the National Award in year 2008 for her remarkable contribution towards the disability sector and for the cause of people with disability in India. So friends, you are listening program Ek Mulaqat on Radio Udan, and today in the studio we have our first woman guest of program Ek Mulaqat on the show, Madam Madhu Singhal. Madam, let me first congratulate you as you are the first woman guest for our show Ek Mulaqat. And इससे पहले कि मैं आपके बचपन के बारे में कुछ जानने की कोशिश करूं ताकि आप कुछ शेयर करें, सबसे पहले हम उस 81-83 के दशक में जाना चाहेंगे जहां 81 में आप जब ग्रेजुएशन कर रहे थे महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से हरियाणा में, रोहतक में, तो आपने फर्स्ट डिवीजन हासिल की और फिर इसको बड़ी बात ये थी कि आपने मेंटेन किया जब आप 83 में म्यूजिक में, और खास तौर पर कहना चाहिए कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में जब आपने मास्टर्स किया और एक बार फिर से फर्स्ट डिवीजन आपने हासिल की, तो आज आप सबके लिए इंस्पिरेशन है, प्रेरणा का स्रोत हैं। लेकिन उस समय 80 के दशक में जब आप ये सफलताएं अर्जित कर रहे थे एकेडमिक के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, तब आपके लिए क्या प्रेरणा का स्रोत था? आप किसको अपना प्रेरणा का स्रोत मानते थे? ये मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा। ओके, सबसे पहले तो मैं सभी रेडियो उड़ान के श्रोताओं को नमस्कार करना चाहूंगी। और अमित जी ने मुझे कहा कि कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर हैविंग ए फर्स्ट विमेन गेस्ट ऑफ दिस रेडियो शो, सो आई एम रियली प्राउड ऑफ इट दैट यू हैव सेलेक्टेड माय नेम एंड यू हैव इनवाइटेड मी फॉर दिस प्रोग्राम। मैं ये बताना चाहूंगी कि 1981 में जब मैंने अपना स्नातक डिग्री लिया और उसके पश्चात मैं अपने एमए के कोर्स के लिए चली गई थी,
उस समय जो मेरा प्रेरणा स्रोत था, उसका रीजन यही था कि मैं बचपन से ही, मुझे पढ़ने में बहुत रुचि थी। जब मैं करीब 3-4 साल की होंगी, जब से मुझे पढ़ने में रुचि है। और जब मैं बीए किया और एमए किया, कॉलेज वालों ने मुझे ऑलराउंड बेस्ट स्टूडेंट का ट्रॉफी भी दिया उस समय। तो बहुत अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लगता था कि तो मुझे लगा था कि मैं बहुत अच्छे काम कर सकूंगी। एंड उस समय बहुत सारी समस्याएं भी आती थी, क्योंकि मैं कभी किसी ब्लाइंड स्कूल में नहीं गई। मैंने हमेशा अपनी शिक्षा प्राप्त की। पहले तो मैं अपने चाइल्डहुड में स्कूल में नहीं जा सकी थी, लेकिन बाद में सभी के साथ साइटेड स्कूल में ही मैंने अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। तो बहुत सारे चैलेंजेस भी फेस किए, लेकिन बहुत अच्छा लगता था ये सफलताएं प्राप्त कर कर। जी, उस समय 80s के पीरियड में इतनी ज़्यादा कुछ फैसिलिटीज़ नहीं थी जितनी अब है विजुअली चैलेंज्ड के लिए। और तब कैसेट्स के माध्यम से पढ़ाई होती थी। अब कंप्यूटर भी आ गया है, तमाम तरह के ऑडियो डिवाइसेस और तमाम तरह की बहुत सारी फैसिलिटीज हैं विजुअली चैलेंज्ड स्टूडेंट्स के लिए। मैं बताऊं, जब मैं 1980 में बीए कर रही थी, उस समय कैसेट की भी कोई फैसिलिटी नहीं थी। उस समय मैं जो पढ़ाई, मुझे परमिशन मिली हुई थी, तो मैं अपना छोटा सा टेप रिकॉर्डर ले जाती थी और लेक्चर रिकॉर्ड किया करती थी। घर आकर उन लेक्चर को सुन के, कुछ किसी से किताबें पढ़वा के मैं सुनती थी और उसके बाद अपने मन से ये नोट्स बना के लिखा करती थी ब्रेल में। तो मेरे 5-6 घंटे इसी एक्टिविटी में लग जाया करते थे। तो पूरा दिन में मेरे पास समय ही नहीं था कोई सोशलाइजिंग करने का या कुछ भी करने का। जब तक मैं अपना स्नातक कर रही थी, तो पूरा टाइम मेरा इसी में ही बीत जाया करता था। रात को हाथ में बहुत दर्द हुआ करता था, क्योंकि ब्रेल लिखने में आप समझ सकते हैं कि मोटा पेपर और कितना दुखद काम होता है ब्रेल लिखने के लिए। उसके अलावा दूसरा चैलेंज ये था, जो कि आज भी लोग फेस करते हैं, कि स्क्राइब नहीं मिल पाते हैं। उसी समय सभी लोगों के एग्जाम हुआ करते थे। स्क्राइब आप लीजिए, कोई जूनियर क्लास का स्क्राइब भी लिया तो उसको स्पेलिंग लिखना नहीं आता। बहुत सारे चैलेंजेस थे, जिसके कारण जो परफॉर्मेंस हम दिखाना चाहते थे वो भी नहीं दिखा पाते थे। इसके कारण और भी ये चैलेंज था कि भी स्कूल में मैंने साइटेड स्कूल में ही पढ़ाई की, साइटेड कॉलेज में ही पढ़ाई की, एंड लोगों को दृष्टिहीनता या विकलांगता के बारे में कुछ भी पता नहीं था। तो उन्हें नहीं मालूम था कि कैसे मुझे मदद की जाए। सो अपने आप ही किसी को बता कर मदद करने को तैयार था, कोई नहीं था। तो उस समय ये सिचुएशन नहीं थी जो आजकल है। मतलब बहुत डिफरेंस है उस समय में और आजकल में। जी हाँ, उसी डिफरेंस के बारे में मैं थोड़ा और जानना चाहूंगा। तब 70s में 80s में इंक्लूसिव एजुकेशन का शायद बहुत ज्यादा प्रचलन नहीं रहा होगा। और आज भी, हालांकि मैंने भी खुद ये सौभाग्य प्राप्त किया है इंक्लूसिव एजुकेशन प्राप्त करने का। तो इंटीग्रेशन एजुकेशन में उस समय और क्या क्या दिक्कतें थी? आप शुरू में गए होंगे, एडमिशन के टाइम पे आपको शायद मना किया गया होगा। तो इस तरह के चैलेंजेस आपने फेस किए जब आप इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए आप एक मेन स्ट्रीम स्कूल में एडमिशन लेने के लिए गई, तो तब की क्या स्थिति थी? अच्छा, मैं बताती हूँ। वो भी एक बहुत मजेदार किस्सा हुआ था। एक्चुअली मैं 6th स्टैंडर्ड तक घर पर ही पढ़ती गई। जब मैं 5-6 साल की थी, तो मेरे शहर में ही, रोहतक में ही, मेरी मम्मी को एक ब्लाइंड टीचर मिल गए थे। उन्होंने मुझे घर पर ही पढ़ाना शुरू किया। मैं सारी किताबें खरीदती थी और मेरे भाई बहन मुझे पढ़ के सुनाया करते थे, और मैं ही उसी को सुन के याद कर लिया करती थी और थोड़ा बहुत ब्रेल में लिखा करती थी। ऐसा करते करते मैंने 6ठी क्लास पास कर ली। उसके पश्चात उन जो टीचर हमारे थे, उन्होंने ही कहा मेरे माता पिता को, कि मम्मी गई जिस स्कूल में मेरी बहन पढ़ती थी उस स्कूल में, और उन्होंने कहा कि आप इसको एडमिशन दीजिए। उन्होंने कहा हमने तो किसी ब्लाइंड चाइल्ड को पढ़ते ही नहीं देखा, हम एडमिशन कैसे दें इसको। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप इसको एडमिशन दे दीजिए, आप इसको बिठाइए क्लास में,
बाकी सब काम मैं कर लूंगी, कहीं पे आपको प्रॉब्लम आती है तो मुझे बुला लेना, मैं कर लूंगी, कम से कम आप इसको क्लास में बिठाइए। रोहतक जैसे शहर में, जो कि एक छोटा सा शहर था, काफी लोग हम लोगों को जानते थे, तो शायद यही सोच के जो स्कूल की हेडमिस्ट्रेस थी वो कुछ कह नहीं सकी, उन्होंने कहा अच्छा देख लेते हैं, कह के उन्होंने मुझे क्लास में बिठा दिया। 2-3 महीने तक बहुत प्रॉब्लम हुई, बच्चों को पता नहीं था कोई दृष्टिहीन कोई पढ़ने आ सकता है, एंड वो लोग सोचते थे पता नहीं कोई दूसरे प्लेनेट से कहीं से कोई आ गया है पढ़ने के लिए। तो बहुत सारी समस्याएं मैंने फेस की उन लोगों के साथ एडजस्टमेंट में। उन्हें नहीं पता था कुछ भी, वो दूर दूर से कुछ आपस में बातें करते रहते थे, उसके बाद कोई प्रश्न पूछते रहते थे जो कि मुझे समझ में नहीं आता था ये क्यों पूछ रहे हैं। मैं घर से स्कूल तक जाती थी तो कमेंट्स मिलते थे कि इनके घर वाले इनको घर में क्यों नहीं रख सकते हैं, ये देख तो सकती हैं, इसको स्कूल क्यों भेजते हैं। तो ये सब कमेंट्स सुनते सुनते मैंने अपनी 10वीं पास की, फिर मैंने बीए पास किया, लेकिन स्कूल में बड़ा अच्छा रहा। बाद में सभी जो मेरे साथ पढ़ने वाले थे वो मेरे मित्र बन गए। स्कूल में भी मैंने एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। सभी जो मेरे शिक्षक थे उनको भी समझ में आ गया कि इसमें टैलेंट है और ये अच्छा पढ़ती है, तो उन्होंने भी मुझे बहुत सहयोग दिया बाद में अपने मेरे स्कूल टाइम में और कॉलेज टाइम में। तो अच्छा टाइम रहा, लेकिन शुरू के दिन बहुत मुश्किल वाले थे। जी, बड़ी बात थी उस जमाने में, 80s के दशक में, जैसा कि मैंने कहा था कि बहुत आसान तो नहीं रही होंगी चीजें। हाँ जी। अच्छा मैडम, आपने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में, मैं समझता हूँ कि 83 में आपने मास्टर्स किया। हाँ जी। तो फिर ये संगीत से आपका शौक एनजीओ की तरफ कैसे चला गया, और फिर 1990 में आपने ये मित्रा ज्योति नामक संस्था का गठन किया, आप उसके फाउंडर मेंबर हैं और आज मैनेजिंग ट्रस्टी भी हैं। तो ये एनजीओ की तरफ आपका रुझान कैसे गया? एक्चुअली हुआ क्या था, बचपन में मैं जब 6 साल की थी, लोगों ने घर वालों को बताया होगा कि एक दृष्टिहीन के लिए संगीत ही एक माध्यम है जिससे कि वो कुछ सीख सकता है और तरक्की कर सकता है। तो शायद यही सोचकर मेरे माता पिता ने एक म्यूजिक टीचर का प्रबंध कर दिया और वो मुझे म्यूजिक सिखाने लगे। म्यूजिक मुझे अच्छा लगता था, सुनने में भी अच्छा लगता था, गाने। जी जी। मैं उसमें इतना मुकाम हासिल नहीं कर पाती जो कि मैंने एक एनजीओ में किया है। मेरी रुचि थी गाने में, बजाने में तो नहीं, मैंने वोकल म्यूजिक में एमए किया है, और म्यूजिक सुनने में मेरी बहुत रुचि थी। तो यही सोच के शायद घर वालों ने म्यूजिक टीचर का अरेंज कर दिया। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन संगीत में किया और अच्छा किया। मैं यूनिवर्सिटी में सेकंड थी पोस्ट ग्रेजुएशन में। तो उसके पश्चात कुछ ऐसे हालात हुए, जब मैं अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी उसी समय मेरे पिता का देहांत हो गया। 1 महीने पहले जब मुझे अपनी एमए की परीक्षाएं देनी थी, उसने मुझे तोड़ डाला और मुझे समझ में नहीं आया कि अब नेक्स्ट क्या करना है। एंड एमए के बाद ऐसा कुछ सिचुएशन ऐसी आई कि मुझे रोहतक छोड़ना पड़ा और अपने भाई के साथ कानपुर जाना पड़ा, जिनका बिजनेस वहां पे सेटल हो चुका था। वो हमको रोहतक में छोड़ना नहीं चाहते थे, तो हम लोग कानपुर चले गए। कानपुर में कुछ बहुत कोशिश की, कोई मुझे म्यूजिक टीचर की जॉब मिल जाए, किसी स्कूल में मुझे कोई ओपनिंग मिल जाए। उस समय ऐसा भी नहीं था जो आजकल हम लोग इतना शोर मचाते हैं और इतनी बातचीत करते हैं कि जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में। उस समय तो शायद कोई जानता भी नहीं होगा कि एक दृष्टिहीन कॉलेज में या स्कूल में जाके पढ़ा सके। नहीं थी। कानपुर जैसा शहर, यूपी, जहाँ पे कि लड़कियों को वैसे ही बाहर निकलने में थोड़ा सा डर लगा करता था, और एक दृष्टिहीन महिला को बाहर भेजने में मेरी मदर तैयार नहीं थी। जी। तो ऐसी एक के बाद एक चैलेंजेस यानी आपने फेस किए। हाँ जी। अच्छा, फिर एनजीओ आपने जब 1990 में आपने ये सोचा कि भाई एक संस्था का गठन किया जाए जो कि पीपल विद डिसेबिलिटीज के लिए काम करे, तो ये रोहतक से उठकर के बेंगलोर जाने का विचार आपके मन में कैसे आ गया? हरियाणा में भी ये काम हो सकता था, संभवतः रिसोर्सेज हो सकते थे। तो हरियाणा से बेंगलोर तक की आपकी एनजीओ की कहानी अगर आप हमारे श्रोताओं के साथ शेयर करें तो मेरे ख्याल से
बेहतर होगा। जैसे मैंने बताया कि हरियाणा से मैं कानपुर आ गई थी। कानपुर में मैंने 4 वर्ष बिताए, लेकिन वो समय मेरे लिए बड़ा दुखदायी था और मुझे पता नहीं था कि अब मैं नेक्स्ट क्या करूं। मेरी माता जी भी मुझे ज्यादा कुछ उस समय मदद नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे पिताजी का देहांत हो चुका था। भाई को भी कुछ पता नहीं था। वो भी ये सोचता था कि एक अपनी दृष्टिहीन बहन को मैं बाहर कैसे भेजूं, तो वो भी नहीं समझ पाए कुछ। तो 4 साल मैंने कानपुर में बिता दिए और वहां पे, और जब तक मेरा किसी दृष्टिहीन से कोई ज्यादा संबंध ही नहीं था, क्योंकि मैं कभी दृष्टिहीनों के लिए बनाए गए स्कूलों वगैरह में मैं कभी गई ही नहीं। बट कानपुर जाके मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ ब्रेल मैगजीन पढ़नी चाहिए, मुझे कुछ अपने जैसे लोगों से संपर्क करना चाहिए। तो मैंने पेन पॉल्स बनाने शुरू कर दिए। एक बार एक नयन रश्मि, उस समय एक मैगजीन आया करती थी, एक ही मैगजीन आती थी उस समय ब्रेल में, वो मैं पढ़ा करती थी। और उसमें एक कॉलम आया कि पेन पॉल्स बनाने के लिए आप अपना एड्रेस भेजिए। तो उसमें मैंने एड्रेस भेजे। तो इस संदर्भ में 5-10 लोगों से मेरी मुलाकात हुई पत्र के जरिए और उनसे पेन फ्रेंडशिप हो गई। एंड जब मैं ये पढ़ने लगी मैगजीन्स और लोगों से बातचीत करने लगी, तो मुझे लगा, हे भगवान, मैंने तो कुछ किया ही नहीं और लोग इतना अचीव कर रहे हैं और मैं यहाँ पे खाली बैठी हूँ। तो मैं बहुत रोती थी उस समय 3-4 साल। उसी समय पे हुआ क्या, मेरी बहन वो बेंगलोर में, उनकी शादी हो चुकी थी और उनके हस्बैंड एक ताजा ख्यालों के व्यक्ति थे और वो जब भी कानपुर आते थे तो बात करते थे कि अब क्या करना है तुमको, तुमने क्या सोचा अपनी लाइफ के बारे में। और मेरे पास कोई आंसर नहीं होता था उसके बारे में। एक बार उन्होंने कहा कि तुम मेरे साथ बेंगलोर चलो अपनी दीदी के पास हॉलीडे मनाने। तो वो ये कहकर मुझे बेंगलोर आने के लिए उन्होंने निमंत्रण दिया और 87 में मैं बेंगलोर आ गई। जब तक मेरा कोई भी आईडी thinking कि I will go out and I will do the work. I was very shy person. I never knew the language also. I didn't know the Kannada, the local language which they speak in Bangalore. I didn't know the English very well because I always studied in the Hindi medium. तो ऐसी स्थिति में वो मुझे बेंगलोर ले आए और बेंगलोर आके मुझे अच्छा लगा, क्योंकि उनके प्रभाव में उन्होंने जो मुझे एनकरेजमेंट दिया और उन्होंने जो मुझे एक स्वतंत्रता दी। उन्होंने कहा कि तुम क्या करना चाहती हो, तुम अपना रास्ता ढूंढो, मैं तुमको मदद करूंगा तुम्हें स्वतंत्रता देने में, मैं तुमको मदद करूंगा, तुम्हें अगर कभी मेरी मदद की जरूरत है तो मैं तुमको मदद करूंगा, लेकिन अपनी स्वतंत्रता, अपनी कैरियर तुम अपने आप समझ के बनाओ। तो बेंगलोर में भी कई चैलेंजेस उठाए। मैंने कन्नड़ा सीखी, इंग्लिश को थोड़ा और ब्रश अप किया। तो इन सब कामों में मुझे 3 साल लग गए। ये भी सोचा कि कोई जॉब मिल गई तो कर लेंगे। उस समय टेलीफोन ऑपरेटर की जॉब थी। बेंगलोर जैसी जगह में कर्नाटक म्यूजिक चलता था, तो हिंदुस्तानी म्यूजिक की कोई अहमियत नहीं थी, तो उसमें भी मुझे कोई जॉब नहीं मिली। टेलीफोन ऑपरेटर की जॉब मैं करना नहीं चाहती थी। मैंने कहा ये क्या तरीका है, 10 से 5 बजे तक मैं नहीं बैठ के टेलीफोन डायल कर सकती हूँ। फिर मेरे ब्रदर इन लॉ, मेरे जीजा जी ने कहा कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, इस बार कोई फाइनेंशियल तो ऐसी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, हम लोग क्यों ना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाए और उस ऑर्गेनाइजेशन के तहत तुम अपना काम शुरू करो, जो तुम्हारे दृष्टिहीन भाई बहन है या जो भी तुम करना चाहती हो उसका प्लान करो और काम करो। ये सोच के उन्होंने ही ये मित्र ज्योति ट्रस्ट की स्थापना की 1990 में। एंड 1990 के बाद जो शुरुआत हुई, मेरी बहुत सारे लोगों से बेंगलोर में भी पहचान हो चुकी थी। मेरे को लगा कि मैं कुछ कर सकती हूँ। उन्होंने काफी मेरे को प्रोत्साहन भी दिया और उन्होंने अपने एक स्टाफ को दिया कि इसको कहीं भी जाना है तो तुम लेके जाओ। मैंने बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन विजिट किए जो दृष्टिहीन या दूसरी विकलांगताओं के लिए काम कर रहे हैं। तो ऐसा करते करते ये 1990 में मित्र ज्योति बना। उसकी स्टोरी तो आप सबको पता ही है कि 24 सालों के बाद ये ऑर्गेनाइजेशन अब कहाँ तक पहुँच गया है। जी, मैं वही सवाल मेरे जहन में था कि आपने 1990 में इस संस्था का गठन किया, इसकी फाउंडेशन की कुछ अन्य लोगों के साथ मिलके,
और निश्चित तौर पे हार्ड वर्क तो ये मानता ही है, आपका सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन रहा, उसके बारे में हम बाद में आएंगे, जिसमें कि आपको उसका परिणाम भी 2008 में कहना चाहिए कि जो आपको राष्ट्रीय सम्मान मिला, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन 24 सालों तक लगातार आप सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं मित्रा ज्योति के साथ, तो किस किस तरह के चैलेंजेस, किस किस तरह की चुनौतियां आपने अब तक फेस की? बहुत सारी चुनौतियां फेस की। जैसे कि सबसे पहली चुनौती तो घर की थी। मेरी माताजी कभी नहीं चाहती थी कि मैं बेंगलोर जाके अपनी बहन के पास रुकूं। एक सामाजिक मान्यता के अनुसार कि कोई अपनी बहन के घर में जाके स्टे करे तो थोड़ा सा मतलब लोग उसको दूसरे रूप में ही देखा करते थे। लेकिन मेरे जीजा जी एक उसके रूप में मेरे सामने खड़े थे और उन्होंने ये कहा कि कोई भी चैलेंज है तो मैं ये चैलेंज लेने को तैयार हूँ। उसके अलावा ये था कि बहुत सारे चैलेंजेस ऐसे भी फेस किए गए शुरू में। मित्र ज्योति उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता कि काम क्या करना है, तुम ही सोचो इसके बारे में, हम लोग तुम्हारे साथ खड़े हैं। लेकिन हमें ना तो विकलांगता के बारे में मालूम है, ना हमें ये मालूम है कि ट्रस्ट में किस तरह का काम किया जाता है, तो तुम अपना रास्ता ढूंढो। तो उसमें ये चैलेंज मेरे सामने था कि कैसे मैं आगे बढ़ूं। तो बहुत सारे लोगों से एक एक करके कांटेक्ट किया, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से कांटेक्ट किया, उनसे बहुत कुछ सीखा। उसके बाद देश विदेश जाने का भी मौका मिला। तो इन सब को लेते हुए उसके बाद बहुत सारी समस्याएं कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम, उसके बाद लोग नहीं मिलते थे टाइम से क्योंकि मैं बहुत ज्यादा पैसा उनको नहीं दे पाती थी। तो बहुत सारी प्रॉब्लम फेस की हैं, अभी भी करते हैं। बहुत सारे चैलेंजेस तो आते हैं सबके जीवन में, लेकिन मैंने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। ठीक है, कोई चैलेंजेस हैं तो इस चैलेंजेस का निवारण कैसे करें, मैं उसके बारे में सोचने को लग जाती थी। जी, और मैंने पढ़ा था कहीं, मेरे जहन में है कि आपने नेशनल इंटीग्रेशन या कहना चाहिए कि सोशल इंटीग्रेशन की तरफ भी अपने एनजीओ के माध्यम से काम करना शुरू किया है। संभवतः यही कारण है कि पीपल विद विजन इम्पेयरमेंट के अलावा पीपल विद क्रॉस डिसेबिलिटीज के लिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। तो कितनी सफलता आपको मिल रही है और आने वाले भविष्य में क्या लगता है आपको सोशल इंटीग्रेशन की तरफ आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या कुछ और इंटीग्रेशन की एक बहुत बड़ी अहमियत है। जब मैं बेंगलोर आई थी था कि दृष्टिहीनों को ही चैलेंज है, बट बाद में समझ में आया कि नहीं, दृष्टिहीन ही नहीं, सभी विकलांगताओं को अपनी अपनी अलग अलग समस्याएं हैं। मैं बहुत सारे दूसरे विकलांगों से मिली जो ऑर्थोपेडिकली डिसेबल्ड थी, हियरिंग इम्पेयर्ड थे। अरे मेरी डिसेबिलिटी तो कुछ है ही नहीं, कोई मेरा हाथ पकड़ेगा तो मैं घूम सकती हूँ, ये लोग तो व्हील चेयर पे हैं, घूम भी नहीं सकते हैं। हियरिंग इम्पेयर्ड, हम पूरा दिन बातचीत कर सकते हैं एक दूसरे से। हियरिंग इम्पेयर्ड, उसको कोई लिख के दोगे तभी उसका कम्युनिकेशन हो सकता है, अदरवाइज तो ही कैन नॉट कम्युनिकेट। ये सब सोच के भी मुझे लगा कि अरे प्रॉब्लम इज नॉट ओनली विद मी, प्रॉब्लम इज विद ऑल द वर्ल्ड। ये सोचकर मैं आगे बढ़ गई और सोशल इंटीग्रेशन कहिए। उसके बाद मैंने साइकिक लोगों के साथ भी बहुत काम किया। मैंने बहुत सारे वॉलंटियर शुरू से ही अपने ऑर्गेनाइजेशन में रखे एंड बहुत सारे गेट टुगेदर करती थी मैं, जिसमें साइकिक, विजुअली इम्पेयर्ड, अदर डिसेबिलिटीज, ऑल टुगेदर वी वर गोइंग फॉर पिकनिक, मीटिंग देम। तो ये सब करते हुए मुझे लगा कि भाई जब तक हम एक दूसरे से नहीं मिलेंगे, जब तक हमें एक दूसरे के चैलेंजेस नहीं पता लगेंगे, तब तक हमें आगे बढ़ना मुश्किल है। हाँ, ये मैं मानती हूँ कि सबकी समस्याएं अलग अलग हैं, फिर भी हम एक दूसरे की समस्याओं को समझते हुए आगे बढ़ें तो अच्छी बात है। जी, और अब मैं उस विषय पर आना चाहूंगा, 2008 की वो कहानी। कहा जाता है कि लेटर और सूनर इंसान जो परिश्रम करता है उसको उसका फल अवश्य मिलता है। हेलो, तो आप लंबे समय से जो संघर्ष कर रहे हैं, 2008 में जो आपको राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा, उसकी कहानी मैं चाहूंगा कि आप हमारे लिसनर्स के साथ शेयर करें। वो कैसा एक्सपीरियंस था, कैसे आपने उस मकाम को हासिल किया? वो मुझे भी नहीं पता एक्चुअली। जब अवार्ड वगैरह की बात आती है तो
मेरे से ज्यादा दूसरे लोगों को ज्यादा लगता है कि अरे तुमको ये अवार्ड मिलना चाहिए, तुमको वो अवार्ड मिलना चाहिए, एंड वो लोग अप्लाई करने में लग जाते हैं। जैसे मेरे ऑर्गेनाइजेशन में हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर थे, उन्होंने ही सारी ये सारी ये चीजें इकट्ठी करके और दिल्ली नेशनल अवार्ड के लिए भेज दी। मुझे तो पता भी नहीं था कि मुझे मिल ही जाएगा ये नेशनल अवार्ड। 2008 में 12 नवंबर को मुझे एक फोन आया रात को, ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट से, कि आज ये डिसाइड हो गया, आपको अवार्ड मिलेगा और आप अपना टिकट बुक करा लीजिए और दिल्ली आ जाइए। मैंने कहा हैं, अभी तो 15 दिन ही बचे हैं और मेरे को टिकट कहाँ मिलेगी? बोला देखिएगा, मिल जाएगी, कोई इमरजेंसी कोटा में मिल जाएगी, नहीं तो आप उसमें तत्काल में मिल जाएगी, लेकिन आप बुक करा लीजिए और आ जाइए। बड़ा एक एक्साइटमेंट था मन में कि चलो एक नेशनल अवार्ड मिलेगा, मुझे दिल्ली जाना है, बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे लोगों के साथ मुझे भी एक रिकॉग्निशन मिलेगा, तो बड़ा अगर हम मिलते हैं और अच्छा लगता है, आगे जाके फिर अपने काम में हम लोग लग जाते हैं। जी, और संभवतः यह है एक कारण रहा होगा, रीजन रहा होगा कि आपने और जोशो खरोश के साथ 2008 के बाद काम किया। तो अभी आप यहीं सेटिस्फाइड हैं या आगे कुछ और इरादा है, कुछ और आप करना चाहते हैं इस देश के उन डिसेबल्ड लोगों के लिए जो कि तमाम तरह से जूझ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं? तो आप अपनी एनजीओ के माध्यम से कुछ और करना चाहते हैं फ्यूचर में? करना तो मैं बहुत कुछ चाहती हूँ अपने एनजीओ के माध्यम से, क्योंकि सेटिस्फाइड तो कभी होना नहीं चाहिए। एंड अकॉर्डिंग टू द टाइम सिचुएशन विल चेंज। जो सिचुएशन 25 साल पहले थी वो अब नहीं है, और सिचुएशन के साथ साथ बहुत सारे मुद्दे भी बदल जाते हैं। जो कि हम 1980 में कैसेट के साथ पढ़ते थे, अब सीडी की एक बहुत अच्छी डिजिटल लाइब्रेरी है हमारी, तो पता नहीं अब फ्यूचर में क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं टेक्नोलॉजी में बिलीव करती हूँ कि भाई टेक्नोलॉजी के बिना हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। दूसरी बात, एक और चीज मेरे जहन में हमेशा आती है कि खाली हम डिसेबिलिटी के साथ काम करेंगे तो ये काम पूरा नहीं होगा। हमें अपने सभी भाई बहनों को 3% डिसेबिलिटी को न लेके 97% लोगों को जो है जी, जो डिसेबिलिटी को हम न्याय दिलाना चाहते हैं, जो डिसेबिलिटी को हम आज के दिन उनका कि भाई इक्वल अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं, वो तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक हम लोग ये 97% लोगों को अवेयरनेस क्रिएट नहीं करेंगे। तो वो काम मैं करना चाहती हूँ। इसके अलावा दृष्टिहीन महिला होते हुए मेरा जहन में ये भी है कि वे दृष्टिहीन महिलाओं के लिए हमें बहुत काम करना है। अभी हम लोग एक बिल्डिंग का निर्माण और कर रहे हैं जिसमें दृष्टिहीन महिलाओं के लिए एक हॉस्टल का निर्माण करेंगे। मैं ये जानना चाहता हूँ, खास तौर पर जब हम एनजीओ सेक्टर में इस तरह की चुनौतियां हमारे समक्ष होती हैं, आसान नहीं होता है इस चीजों को मेंटेन करना है, तो आपकी इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इतने बड़े स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर रही है। ये एक अलग बात है कि ऑर्गेनाइजेशन बेंगलोर में एस्टैब्लिश्ड है, तो क्या क्या प्रोजेक्ट्स अभी आपकी एनजीओ के अंतर्गत आप हैंडल कर रहे हैं, और जब प्रेशर के मोमेंट होते हैं तो उसको आप कैसे उनका सामना करते हैं? नहीं, एनजीओ में तरह तरह के प्रोजेक्ट हैं। जैसे कि मेन मुद्दा हमने काम करने का लिया था एजुकेशन, ट्रेनिंग, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटी इन जनरल एंड विजुअली इम्पेयर्ड इन पर्टिकुलर। तो इसमें बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं। जैसे टॉकिंग बुक लाइब्रेरी से शुरू किया था, लेकिन अब सिचुएशन ये है कि एक दृष्टिहीन बच्चा आके कहता है कि मुझे किताब ब्रेल में चाहिए तो हम ब्रेल में दे देते हैं, किताब ऑडियो में चाहिए तो हम सीडी में दे देते हैं, या उस अपना कोई पेन ड्राइव लाता है तो उसमें रिकॉर्ड कर देते हैं। अगर उसको लार्ज फॉन्ट में चाहिए तो हम स्कैन करके उसको लार्ज फॉन्ट में दे देते हैं। तो तरह तरह से हम लोग ये काम कर रहे हैं। इसके अलावा महिलाओं के लिए इंडिपेंडेंट लिविंग स्किल, जो कि मेरा एक सब्जेक्ट रहा है कि जब बचपन में मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी अलाउ नहीं किया कि किचन में जाके एक कप चाय बनाओ, लेकिन ये बहुत जरूरी है महिलाओं के लिए कि उनको कम से कम अपनी डेली एक्टिविटी आनी चाहिए। तो होम मैनेजमेंट, मोबिलिटी, क्राफ्ट, स्टिचिंग, और उनके
पर्सनल कॉन्फिडेंस के लिए बहुत सारी चीजें हम इंडिपेंडेंट लिविंग स्किल में सिखाते हैं। 2000 में जब जॉज आया इंडिया में तो कंप्यूटर का बहुत जोर शोर से प्रचलन हो रहा था। उस समय पे हमने कंप्यूटर एजुकेशन भी शुरू कर दिया। तो कंप्यूटर एजुकेशन से आज हम बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियों में जाके उनके लिए जॉब ढूंढ रहे हैं और उनको मिला भी है। बहुत अच्छा इसका एक मतलब परिश्रम से एक अच्छा फल मिला है इसको कंप्यूटर एजुकेशन से। उसके अलावा बहुत सारी स्मॉल वर्कशॉप, छोटी छोटी वर्कशॉप, छोटी छोटी ट्रेनिंग वगैरह हम करते ही रहते हैं जिससे कि उनका मनोबल आगे बढ़ाया जा सके। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट में भी मित्र ज्योति ने काफी काम किया है पिछले 10-15 सालों में। मैं कह सकती हूँ कि छोटा बड़ा गवर्नमेंट के साथ तो हम ज्यादा काम नहीं कर सके, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में कम से कम 1000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट तक हम लोगों ने पहुंचाया है। जी, और आशा की जानी चाहिए कि आगे ये संख्या और बढ़ेगी मित्र ज्योति के अंतर्गत। कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं, कभी धुएं की तरह पर्वतों से उड़ते हैं। ये कैचियां हमें उड़ने से खाक रोकेंगी कि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। जी हां दोस्तों, आप भी जुड़ जाइए हमारे साथ अपने ख्वाबों की उड़ान लिए, अपनी कल्पनाओं की उड़ान लिए, अपनी ख्वाहिशात की उड़ान लिए। लॉग ऑन कीजिए www.radioudan.com और चलिए हमारे साथ एक कभी न खत्म होने वाले सफर पर, जिसका नाम है रेडियो उड़ान। पाइए टिप्स और खाइए चिप्स, चाहे हो ब्यूटी की, किचन की, होम डेकोरेशन की या हेल्थ की। सुनिए टिप्स विद चिप्स हर मंगलवार रात 8 से 9 बजे तक ऑन रेडियो उड़ान। लॉग ऑन टू www.radioudan.com। आप सुन रहे हैं एक मुलाकात आरजे अमित के साथ। मैं ये जानना चाहूंगा कि एक समय वो था जब आप संघर्ष कर रहे थे, और हालांकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी सफलता की कहानी जो है वो बचपन से ही लिख दी जाती है, उनको रिजल्ट इस टाइप के मिलते हैं। शायद ये मेरे ख्याल से आपके लिए एक सौभाग्य की बात होगी कि आप भी उनमें उन लोगों में आपका नाम भी आता है। अब जब आप एक मकाम हासिल कर चुके हैं, एक अचीवमेंट हासिल कर चुके हैं, और उन बड़े लोगों में आपका भी नाम इंक्लूड हो चुका है, उन वुमेन्स में, खासतौर पे उन दृष्टिहीन वुमेन्स में जिन्होंने कि भारत में या विश्व में कुछ किया है, तो कैसा महसूस करते हैं आप ऐसी स्थिति में आकर के? अच्छा लगता है। मैंने कभी सोचा नहीं था। बचपन में ये कह सकती हूँ कि कुछ करने की इच्छा थी, और हमेशा मैं ये कहती, हमेशा मेरा मन में ये रहता था कि अरे मैं कुछ काम करूँ, कुछ करूँ, लेकिन ये सोचा नहीं था कि मुझे ये मुकाम मिलेगा और मित्र ज्योति यहाँ तक पहुँच पाएगा और मुझे एक चैलेंज को फेस करके इतना आगे बढ़ने की वो मिलेगी। तो ये मुझे नहीं मालूम था, लेकिन अब मिला है। अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है, मन से अच्छा लगता है कि कम से कम लाइफ वेस्ट नहीं हुई, कुछ करने का मौका मिला और आगे भी ये काम कंटिन्यू होता रहे। अच्छा लगेगा जब तक मैं कर पाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि मैं अपना काम कंटिन्यूली करती रहूं। And in behalf of entire Radio Udan, I would like to wish you all the very best for your remaining journey of the life. Thank you. आपको लगता है कि
वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हालांकि बहुत कुछ किया जा रहा है, देश में किया जा रहा है, विदेशों में किया जा रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे किया जा रहा है, लेकिन अभी आपको लगता है कि जो एम्पावरमेंट किया जा रहा है वुमेन्स के लिए, वो कहीं उसमें अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है? ये मुझे तो लगता है कि बहुत कुछ किया जाना बाकी है, क्योंकि जब मेरे विजिट होते हैं गाँव में, रिमोट विलेजेस में, वहाँ पे जो महिलाओं की हालत पहला तो चीज, दूसरा दृष्टिहीन महिलाओं की हालत बहुत बदतर है। लोग घर के एक कोने में उनको बिठा देते हैं। अभी भी मैं कहूँगी कि बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल वहाँ पे मुझे मिलते हैं जहाँ पे घर के कोने में भी ये महिलाएं बैठी हैं और उनके पास कुछ भी नहीं है बाहर निकलने के लिए। उनको मालूम ही नहीं है कि बाहर कौन सा जीवन है और हम क्या क्या अचीव कर सकते हैं बाहर निकलकर। उन महिलाओं को बाहर निकाल कर ले आते हैं, कुछ महीनों में ही उनका नजरिया बदल जाता है। तो अभी बहुत कुछ करना बाकी है। बड़े बड़े शहरों में आप दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, मुंबई, इनकी बात लीजिए तो स्थिति अलग है, लेकिन भारत के छोटे छोटे ग्रामीण प्रदेशों में हमको पहुंचना पड़ेगा, तभी ये वुमेन एम्पावरमेंट की रेस में हम लोग आगे बढ़ेंगे, नहीं तो बहुत कुछ करना बाकी है। राइट मैडम, नाउ आई वुड लाइक टू नो समथिंग अबाउट योर पर्सनल लाइफ। एनजीओ में आप व्यस्त रहते हैं, तो उसमें ये समझा जा सकता है सहजता के साथ कि आपके पास स्पेयर टाइम तो नहीं होता होगा, लेकिन फिर भी जब कभी आपके पास फ्री टाइम होता है तो क्या क्या आप पर्सनली आप क्या करना पसंद करती हैं, क्या हॉबीज, क्या इंटरेस्ट हैं आपके, और इसके अलावा कुछ पर्सनल लाइफ के बारे में आप शेयर करें। एक्चुअली मेरे 2 भाई हैं, एक मेरे से बड़ा है, एक मेरे से छोटा है। एक बहन है मेरी, वो मेरे से बड़ी है, जिनकी मदद से आज मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। उनकी और उनके हस्बैंड की मदद से मैं आज यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। तो फैमिली में बड़ा अच्छा समय बिताया मैंने। अपना चाइल्डहुड बहुत अच्छा बिताया, क्योंकि मैं एक ज्वाइंट फैमिली से रिलेट करती हूँ और बहुत सारे मेरे कजन, भाई बहन सभी लोग थे मेरे बचपन के दिनों में, एंड उनके साथ बहुत अच्छा टाइम बिताया। अभी मैं अकेले रहती हूँ अपने घर में, और मेरी माता जी यहाँ आती जाती रहती हैं, कभी भाई के पास चली जाती हैं, कभी इधर आ जाती हैं। भाई बहनों का भी अच्छा प्रेम है, जब मुझे जरूरत है उनका सहयोग हमेशा मेरे लिए अवेलेबल है। उसके अलावा पर्सनल लाइफ में मैंने बहुत एंजॉय किया है। मतलब अब बहुत सारे जो छोटे नीज, नेफ्यू, उनके भी बच्चे हो चुके हैं, तो वो लोग मुझे एक रोल मॉडल के रूप में देखते हैं और वो लोग सभी को एग्जाम्पल देते हैं मेरा। तो अब मैं अपनी एक समय था कि फैमिली में ये सोचते थे कि ये क्या करेगी, मे बी शी विल बी ए बर्डन फॉर अस, बट अब सब लोगों के दिमाग में, सब लोग मेरे से मिलने आते हैं एक सेलिब्रिटी के हिसाब से कि भाई यस, कोई काम होता है तो वो मुझसे पूछेंगे कि भाई फलाने से मिलना है तो तुम कुछ हमारा अपॉइंटमेंट फिक्स करा सकते हो क्या, ये कर सकते हो क्या। तो स्थिति हैज चेंज्ड, लेकिन पर्सनल लाइफ में मुझे बड़ा अच्छा समय बिताया है। मुझे म्यूजिक सुनने का बहुत शौक है, किताबें पढ़ने का शौक है, ये अभी इंटरनेट पे ईमेल चेक करने का शौक है। मैं एक्सेस इंडिया से एवरीथिंग की मेंबर हूँ। मैं ज्यादा लिखती तो नहीं हूँ, लेकिन देश की स्थिति को जानने के लिए, अपनी विजिबिलिटी में क्या क्या हो रहा है, मैं ये ईमेल, मुझे शौक है। कभी कभी मूवीज देखने का भी शौक है, तो फ्रेंड्स के साथ चले जाते हैं। फ्रेंड्स भी हैं कुछ, तो उनके साथ कभी होटल में जाना है या रेस्टोरेंट में जाना है, मूवी देखनी है, बाहर घूमना है, तो हम जाते आते रहते हैं। एंड नाउ बिफोर वी रियली वाइंड अप, चलने से पहले कोई मैसेज आप डिलीवर करना चाहेंगे तमाम उन लोगों के लिए जो कि डिसेबल्ड हैं या फिर नॉन डिसेबल्ड हैं, क्योंकि आप सबके लिए इंस्पिरेशनल हैं, कोई मैसेज आप छोड़ना चाहेंगे? मैं हमेशा सभी को यही कहती हूँ कि इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग अबाउट अदर्स, अगर हम थोड़ा आगे बढ़े, एक पांव आगे बढ़ाएं, तो लोग खड़े हैं हमें मदद करने के लिए। लेकिन हम बैठ के कंप्लेन ही करते रहे, शिकायतें ही करते रहे कि गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, इसने हमारे पेरेंट्स ने कुछ नहीं किया, मेरा तो कुछ हुआ ही नहीं,
उसमें हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। तो मेरा कहना यही है कि कम से कम हम एक कदम आगे बढ़ाएं तो मंजिल जरूर मिलेगी। उसके अलावा मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि कई बार मैं देखती हूँ कि लोग भटके हुए हैं, कभी इधर जाएंगे, बहुत सारी ट्रेनिंग करेंगे, तो मैं उनको ये कहती हूँ कि भाई एक राह पकड़ के आगे चलो। तो मुझे हरिवंश राय बच्चन जी की वो पंक्तियां हमेशा याद आती हैं कि मदिरालय जाने को घर से लाते सब, पर मैं ये बतलाता हूँ राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाइएगा मधुशाला। एक राह को पकड़ के अगर हम आगे बढ़ेंगे तो मंजिल तो जरूर मिलेगी, आपको सक्सेस भी मिलेगी। जी, बहुत दिल खुश हुआ इस संदेश को सुन के। मैडम, आपने अपना कीमती समय निकाला और जो आपकी व्यस्तता से भरी लाइफ है उसमें से थोड़ा समय हमारे कार्यक्रम के लिए, हमारे श्रोताओं के साथ दिया, स्टूडियो में आने के लिए और प्रोग्राम एक मुलाकात में हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी आभारी हूँ एंड मैं चाहूंगी कि ये रेडियो उड़ान बहुत तरक्की करे और बहुत आगे पहुंचे। धन्यवाद। जी हाँ दोस्तों, नारी है नाम प्रेरणा का, नारी है नाम प्रेम और सम्मान का, नारी है नाम शक्ति का, नारी है नाम ममता का। तो श्रोताओं, ये थी आज की हमारी मुलाकात मधु सिंगल के साथ। इस कार्यक्रम के बारे में आप हमें अपनी प्रतिक्रियाएं भेजना न भूलें। हमारी ईमेल आईडी है amit@radioudan.com और एक और ईमेल आईडी आप नोट कर सकते हैं, mail@radioudan.com। अगले हफ्ते एक नई पर्सनैलिटी के साथ, नए मेहमान के साथ हम फिर हाजिर होंगे।